कर्व के बारे में, वी कर्व, और वी कर्व के साथ साथ हम बात करेंगे कंपाउंडिंग कर्व की भी, ठीक है। तो वी कर्व क्या होता है? वी कर्व इज बेसिकली अ कर्व बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। तो अब हम वी कर्व की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं केस बनाता हूं वी कर्व में जनरेटर और मोटर दोनों को लेते हुए। वी कर्व जनरेटर के लिए भी ड्रॉ किया जाता है, वी कर्व मोटर के लिए भी ड्रॉ किया जाता है। तो मैं सबसे पहले वी कर्व की बात करता हूं। वी कर्व में मैं बात करता हूं जनरेटर को स्टार्ट करते हुए, मैं ड्रॉ करना चाहता हूं वी कर्व। ओके, सबसे पहले बात करता हूं फॉर सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर, या आप कह सकते हो फॉर सिंक्रोनस जनरेटर, फॉर सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर। अगर सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर की बात की जाए तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फील्ड करंट, या आप कहिए सिंक्रोनस जनरेटर के केस में अगर मैं मान लीजिए कहता हूं आपसे कि कीपिंग द पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम, इफ वी इंक्रीज द फील्ड करंट देन वी विल चेक द इफेक्ट ऑन टू द आर्मेचर करंट। ओके, सो मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑन आर्मेचर करंट ड्यू टू चेंज इन फील्ड करंट, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर करंट ड्यू टू चेंज इन फील्ड करंट। ओके, तो हम बात करें वी कर्व की। वी कर्व में हम देखेंगे सबसे पहले हम जो चेंज समझना चाहते हैं वो समझना चाहते हैं कि आईए में क्या चेंज होगा अगर हम आईएफ में चेंज करते हैं व्हाइल मेंटेनिंग द पावर फैक्टर सेम, यानी एट कांस्टेंट पावर फैक्टर, एट कांस्टेंट पावर फैक्टर। तो मैं पावर फैक्टर सेम रखना चाहता हूं और फील्ड करंट को चेंज कर रहा हूं, उसकी वजह से इफेक्ट समझना चाहता हूं, ठीक है। वी कर्व क्या है? वी कर्व इज अ कर्व बिटवीन आईए versus IF. V curve is the curve between armature current and field current. तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने कहा इफेक्ट ऑन IA ड्यू टू चेंज इन फील्ड करंट। तो आप मान लीजिए हमारे पास एक सिंक्रोनस जनरेटर है और ये सिंक्रोनस जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो ये हो गया J एक्सेस EF और ये हमारा हो गया IA, ये V हो गया आपका और ये आपका फ्रीक्वेंसी। हम इसको एक कांस्टेंट ग्रिड पे मान लीजिए सप्लाई दे रहे हैं। सो आप बोलोगे सर EF फेजर क्या होगा? EF फेजर इज द फेजर सम ऑफ V फेजर प्लस ऑफ JIA एक्सेस फेजर। आई हैव नेग्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ RA, ठीक है। सो आपने बोला सर अगर हम पावर फैक्टर को सेम मेंटेन कर रहे हैं और अगर हम IF को बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा यहाँ पर IA में, उसे समझना चाहते हैं। आपने कहा EF किस पे निर्भर करता है? EF डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स एंड फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन रोटर करंट। जब आप रोटर की करंट को राइज करते हो जिसको आप बोलते हो फील्ड करंट, तो जब आप फील्ड करंट को राइज करते हो तो उसकी वजह से फ्लक्स बढ़ता है और फ्लक्स बढ़ता है इसका मतलब EF बढ़ता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एट यूनिटी पावर फैक्टर, एट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, सो आपने कहा सर पावर फैक्टर यूनिटी मेंटेन करिए, ये हो गया हमारे पास V फेजर, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया V फेजर। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब आर्मेचर करंट इज इन फेज विद V, ये हो गया IA फेजर। सो आप बोलोगे सर दिस विल बी योर JIA एक्सेस फेजर, लेट इट बी IA1, सो यू विल गेट इट एज JIA एक्सेस फेजर EF1। अब आप मान लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं एक्साइटेशन को राइज करता हूं व्हाइल मेंटेनिंग द पावर फैक्टर सेम, सो अगर मैं एक्साइटेशन को राइज करता हूं व्हाइल मेंटेनिंग द पावर फैक्टर सेम तो नया हो जाएगा ये JIA2 एक्सेस। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी टू अ न्यू वैल्यू ऑफ IA2। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपने एक्साइटेशन को बढ़ाया यानी फील्ड करंट को बढ़ाया तो फील्ड करंट बढ़ाने पे आर्मेचर करंट बढ़ रही है एट द सेम पावर फैक्टर। या अगर मैं आपसे कहूं कि आर्मेचर करंट को राइज किया जाए टू अ न्यू वैल्यू ऑफ IA3, तो आप बोलोगे सर इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम वी मस्ट नीड टू इंक्रीज द एक्साइटेशन, वी मस्ट नीड टू इंक्रीज द फील्ड करंट टू अ न्यू वैल्यू ऑफ, हाँ जी, टू अ न्यू वैल्यू सच दैट इट विल गिव अ वैल्यू ऑफ EF3। सो आपने बोला फिर यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हमारी आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो फॉर मेंटेनिंग द पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम वी मस्ट नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ EF। अगर आर्मेचर करंट बढ़ रही है तो बढ़ती आर्मेचर करंट के साथ अगर आप पावर फैक्टर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको फील्ड करंट बढ़ानी चाहिए। तो ये मैंने आर्मेचर करंट बना दी बेटा, यहाँ पे मैंने फील्ड करंट बनाई। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द वी कर्व, प्रेजेंटली आई एम रिप्रेजेंटिंग द कंपाउंडिंग कर्व। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मान लीजिए आपका जो है वो आर्मेचर करंट IA है यूनिटी पावर फैक्टर पे, IF है यूनिटी पावर फैक्टर पे, ये हमारी IF है ना, जीरो IA पे। जैसे जैसे आप IA राइज करते जाओगे मैं बोलूंगा इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा IF को राइज करना पड़ेगा। अगर आप IA राइज कर रहे हो तो पावर फैक्टर को यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? फील्ड करंट। यही बात अगर मैं आपसे कहूं एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, एट
0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। सो आपको पावर फैक्टर 0.8 मेंटेन करना है। अगर आपको पावर फैक्टर 0.8 मेंटेन करना है तो बढ़ते लोड करंट के साथ यानी बढ़ते आर्मेचर करंट के साथ फील्ड करंट पे कितना बदलाव करना पड़ेगा। आपने कहा सर मान लीजिए ये हमारे पास IA है तो JIA एक्सेस ये हो जाएगा 90 डिग्री टू द IA, JIA1 मान लेता हूं एक्सेस। ओके, आपने कहा सर ये हमारा पावर फैक्टर एंगल ऑफ 0.8 है। सो ये हमारा क्या होगा, एक्साइटेशन वोल्टेज EF1। अब अगर मान लीजिए मैं आर्मेचर करंट को बढ़ा देता हूं टू अ न्यू वैल्यू ऑफ IA2, सो अगर मैं आर्मेचर करंट को राइज करूंगा तो ये आपका क्या होगा, राइज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये नई वैल्यू हो जाएगी JIA2 एक्सेस, क्योंकि मैंने एक्सेस को कांस्टेंट माना हुआ है तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है। और इसके लिए जो EF होगी वो क्या चाहिए होगी, और ज्यादा चाहिए होगी। सर यूनिटी के केस में अगर मान लीजिए पहले 10 एम्पियर थी अब आप 15 एम्पियर की कर रहे हो तो यूनिटी के केस में जो IF बढ़नी होगी उसके कंपैरेटिवली लैगिंग में क्या होगी, ज्यादा राइज करेगी। तो आपने बोला सर अगर 0.8 लाख की बात की जाए तो 0.8 लाख पे मुझे ये दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आप 0.8 पावर फैक्टर लैग की बात की जाए, ऐसे ही अगर आप 0.6 पावर फैक्टर करोगे तो और नीचे आएगा, 0.4 करोगे तो ये और ज्यादा इंक्रीमेंट यानी फील्ड करंट में ज्यादा इंक्रीमेंट करोगे तो आर्मेचर करंट के इंक्रीमेंट के लिए फील्ड करंट में ज्यादा इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम। यही अगर मैं एट 0.8 लीड पावर फैक्टर की बात करूं, एट 0.8 पावर फैक्टर लीड की बात करूं तो आप बोलोगे सर 0.8 पावर फैक्टर लीड पे क्या होगा, ये हमारा हो गया वोल्टेज V, ठीक है, ये हमारी करंट हो गई IA। सो IA से 90 डिग्री पे क्या आएगा, JIA एक्सेस, 90 डिग्री लीडिंग टू द IA, लेट इट बी IA1। सो ये IA1 एक्सेस, दिस विल गिव यू EF। सो एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड करस्पॉन्डिंग टू दैट मच ऑफ EF। आपने कहा सर अगर मुझे आर्मेचर करंट में अगर राइज कर रहा हूं और पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन मुझे सेम रखना है तो पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम रखने के लिए जो नई वैल्यू होगी वो JIA2 एक्सेस ये हो जाएगी। इसका मतलब जो EF की नई वैल्यू होगी वो EF की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर EF की नई वैल्यू घट जाएगी। EF2 घट रही है इसका मतलब पहले फील्ड करंट घटाने की आवश्यकता है, फिर अगर आप फर्दर राइज करते हो IA की वैल्यू टू अ न्यू वैल्यू ऑफ IA3 तो हो सकता है ये आपके पास आ जाए JIA3 एक्सेस। अब इस कंडीशन में आप बोलोगे सर जो हमारे पास अगर ये JIA3 एक्सेस है तो फिर EF की वैल्यू क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यानी पहले EF की वैल्यू घटेगी और फिर EF की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। EF की वैल्यू जो है वो किस पे निर्भर करती है, फ्लक्स पे। फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, फील्ड करंट पे। तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ रही है और पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग है तो आप बोलोगे सर बढ़ती हुई आर्मेचर करंट के साथ पहले तो फील्ड करंट घटानी होगी। फील्ड करंट घटते हुए कहां पे जाएगी, मिनिमम वैल्यू पे, और उसके बाद फिर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो पहले तो फील्ड करंट घटेगी, बढ़ते हुए आर्मेचर करंट के साथ अगर पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम रखना है तो पहले तो फील्ड करंट घटेगी, EF का मैग्नीट्यूड घट रहा है, फिर उसके बाद फिर से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आपने बोला सर पहले तो घटेगा, मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और फिर बढ़ने लग जाएगा। ये किसके लिए था बेटा, 0.8 पावर फैक्टर लैग के लिए था, आप लीड के लिए था। आपने बोला सर एक्साइटेशन करंट पहले रिक्वायर्ड होगी डिक्रीज करना और फिर एक्साइटेशन करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आपने बोला सर यहां पर अगर हम इसे देखते हैं तो इस कर्व को हम नाम देते हैं कंपाउंडिंग कर्व। ओके, हमारी ये मशीन में आपने कहा सर अगर जनरेटर की बात की जाए तो जनरेटर के लिए ये वाली साइड क्या है, जनरेटर के लिए फॉर जनरेटर एक्शन दिस साइड इज ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, और इस साइड में आप कहोगे सर ये वाली साइड क्या है, फॉर जनरेटर लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अब आपने कहा सर अगर मान लेते हैं हमारे पास ये इनफाइनाइट बस बार पे जनरेटर कनेक्टेड है, अब मान लेते हैं हम पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन जो है वो सेम ना रखना हो और फिर हम सिर्फ फील्ड करंट को बढ़ा रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। सो एट कांस्टेंट मेगावाट इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट मेगावाट, at constant megawatt effect of change in field current, at constant megawatt effect of change in field current। आपने बोला सर ये हमने मान लिया टर्मिनल वोल्टेज V एज अ रेफरेंस। अब अगर ये टर्मिनल वोल्टेज V एज अ रेफरेंस माना है तो यहाँ पे आपने कहा सर मान लेते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, तो करंट हो गई IA, दिस विल बी द लोकस ऑफ IA, let it be this will be IA1, so locus of IA in order to understand the power factor concept। ठीक है, so ये आपके पास हो जाएगा IA axis, so this will be your JIA1 axis and this will give you EF। ठीक है बेटा, मेगावाट मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं, दिस इज द लोकस ऑफ कांस्टेंट मेगावाट, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लोकस ऑफ कांस्टेंट मेगावाट। अगर मेगावाट सेम रखा जाए और फिर फील्ड करंट को बढ़ाया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा। आपने कहा सर प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो मशीन हमारी इस एक्साइटेशन पे रन कर रही है। अब अगर मैं रोटर की करंट राइज करूंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फील्ड करंट राइज करूंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो EF बढ़ेगा। अब मैंने EF को नई वैल्यू कर दी EF2, तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, JIA2 एक्सेस। अब आपने कहा एक्सेस तो सर वही है, यानी IA2 एक्सेस जो है वो प्रीवियस वैल्यू से बढ़ गई, इसका मतलब आर्मेचर करंट क्या हुई, बढ़ गई। और पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ा, आपने कहा अगर पावर फैक्टर की बात की जाए तो पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ा, पावर फैक्टर सर लैगिंग हो गया। पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ा, पावर फैक्टर सर लैगिंग हो गया। सो आपने बोला सर
अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो हमारी स्टेटर करंट राइज करेगी और पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूनिटी पावर फैक्टर है, हमने फील्ड करंट को बढ़ाया तो फील्ड करंट को बढ़ाया तो पावर फैक्टर किधर जा रहा है, लैगिंग की तरफ। आर्मेचर करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो आप उसको इस तरह के कर्व से समझ सकते हो कि सर पावर फैक्टर क्या हो रहा है, लैगिंग की तरफ जा रहा है और आर्मेचर करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर आपने कहा सर मैं अगर एक्साइटेशन को घटाता हूं तो एक्साइटेशन को घटाने पे क्या होगा, एक्साइटेशन को घटाता हूं मतलब रोटर की करंट को घटाता हूं। जब मैं रोटर की करंट को घटाऊंगा टू अ न्यू वैल्यू ऑफ EF3 तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा JIA3 एक्सेस दैट इज 90 डिग्री टू द IA। सो यहां पे हमें ये क्या मिलेगा बेटा, IA एट एन एंगल ऑफ IA3 एट एन एंगल ऑफ 5। अब आपने कहा सर हमने जो है यहां पर क्या किया, हमने यहां पर डिक्रीज किया, हमने यहां पर एक्साइटेशन को डिक्रीज किया। अब एक्साइटेशन को डिक्रीज करने से हमारी आर्मेचर करंट क्या हो रही है, आर्मेचर करंट से फिर बढ़ रही है, यहां पे बढ़ रही है, यहां मिनिमम है, यहां फिर बढ़ रही है, यानी आर्मेचर करंट राइज हो रही है। पावर फैक्टर किस साइड में जा रहा है सर, पावर फैक्टर लीडिंग की साइड में जा रहा है। तो आर्मेचर करंट बढ़ रही है, पावर फैक्टर लीडिंग की साइड में जा रहा है एट कांस्टेंट मेगावाट। तो आपने बोला सर आर्मेचर करंट फिर बढ़ रही है और पावर फैक्टर किधर जा रहा है, लीडिंग की साइड जा रहा है। आप ऐसे दिखा सकते हो। अच्छा जी, ये तो तब बात कर रहा हूं जब यूनिटी पावर फैक्टर पे था। अब अगर मान लीजिए यूनिटी पावर फैक्टर पे 0 पावर पे था, अब आपने कहा सर अगर हम मेगावाट को राइज कर रहे हो तो स्टेटर करंट पे क्या असर पड़ेगा, मेगावाट राइज होगा तो क्या होगा, ये आपका सर नया वैल्यू है EF। अगर मैं एक्साइटेशन को मेगावाट को राइज करता हूं तो मेगावाट को राइज करता हूं और पावर फैक्टर सेम रखता हूं तो आप बोलोगे सर इसकी करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके बारे में अभी हमने कंपाउंडिंग कर्व में देखा था। तो EF4 की अगर बात की जाए तो EF4 जो है वो आप कह सकते हो ज्यादा मेगावाट पे है। जैसे मान लीजिए मशीन इतने मेगावाट पे रन कर रही थी, 0.5 पर यूनिट पावर पे ऑपरेट कर रही थी। अब यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर पे आर्मेचर करंट मिनिमम होगी। अगर आप पावर फैक्टर को, अगर आप एक्साइटेशन करंट को कम करते हैं तो भी आपका किधर जाएगा, आपने बोला सर लैगिंग की तरफ जाएगा। और अगर आप फील्ड करंट को घटाते हैं तो भी स्टेटर करंट बढ़ेगी और पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ जाएगा। तो आपने बोला सर यहां पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है, 0.5 पर यूनिट पावर। अब यहां पर तो हमारी फील्ड करंट मिनिमम है, अगर हम फ्लक्स बढ़ाएंगे तो उसके लिए रोटर करंट बढ़ाएंगे, रोटर करंट बढ़ाएंगे तो इधर आएगा, यानी आपके आर्मेचर करंट बढ़ेगा और पावर फैक्टर किधर जाएगा, लैगिंग की साइड में जाएगा। और अगर हम फ्लक्स को घटाते हैं मतलब रोटर करंट को घटाते हैं तो उस केस में स्टेटर करंट फिर से राइज होगी और पावर फैक्टर किधर जाएगा, लीडिंग की तरफ जाएगा। तो सर पावर फैक्टर जो है वो यहां पर फिर से लैगिंग की तरफ जा रहा है। यूनिटी पे आपका मिनिमम स्टेटर करंट है और जैसे ही आप एक्साइटेशन यहां से बढ़ाएंगे पावर फैक्टर स्टेटर करंट राइज होगी, स्टेटर करंट राइज होगी और पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ जाएगा। स्टेटर करंट यहां पे भी क्या होगी, राइज होगी और पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ जाएगा। अगर हम और ऊपर की बात करें यानी 0.75 पर यूनिट पावर पे तो जो हमें V कर्व मिलेगा वो ये मिलेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड एज V कर्व। ओके, बट जब हम एक्साइटेशन को घटा रहे हैं तो एक मिनिमम एक्साइटेशन है। थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी लिमिट क्या है बेटा, थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी लिमिट है 90 डिग्री। तो आपने कहा सर थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी लिमिट है डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इससे नीचे ही मिलेगा। प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी लिमिट जो होती है वो 75 डिग्री होती है, लोड एंगल 75 डिग्री प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी लिमिट है। तो आपने बोला सर अगर हम स्टेबिलिटी लिमिट को पिक्चर में लेते हैं तो स्टेबिलिटी लिमिट से हमें ये दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम जो हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। ये मैंने बना दिया कर्व दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेबिलिटी लिमिट। इट मींस यू कांट रिड्यूस द एक्साइटेशन बिलो दिस। ओके, सो ये आपकी आ गई स्टेबिलिटी लिमिट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द लोड एंगल। मेरी बात क्लियर है। अब आपने कहा सर ये जो कर्व आपने बनाया ये जनरेटर के लिए समझ में आया कि ये जनरेटर के लिए किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर आपके पास है, यानी मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई वे में बताऊं तो अगर आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट की बात की जाए तो अगर आप फील्ड करंट राइज करते हैं, मान लीजिए ये आपका ये यूनिट 0.5 पर यूनिट पावर पे ऑपरेट कर रहा है तो मिनिमम आर्मेचर करंट यानी स्टेटर करंट ले रहा होगा। अगर आप फील्ड बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, अगर आप फील्ड घटाएंगे तो भी बढ़ेगा। मिनिमम कहां पे होगा, एट यूनिटी पावर फैक्टर। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर, this is the case of unity power factor. This is representing lagging power factor and stator current is increasing with the same amount of active power और ये आपका कहलाएगा leading power factor. Stator current is again increasing with a decrease in excitation. अगर आप फील्ड करंट को कम करेंगे तब भी स्टेटर करंट बढ़ेगी और पावर फैक्टर किधर भागेगा, लीडिंग की तरफ। यानी आपने कहा सेम अमाउंट ऑफ पावर पे स्टेटर करंट बढ़ती जाएगी और पावर फैक्टर किधर जाएगा, लीडिंग की तरफ। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड V कर्व। मिनिमम एट यूनिटी, लीडिंग पे भी बढ़ रही है, लैगिंग पे भी बढ़ रही है विद द सेम अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसी चीज को मोटर के केस में तो चलिए मैं मोटर के केस में इसी बात को एनालाइज करता हूं। अगर मैं मोटर की बात करूंगा तो मोटर के केस में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं बात करता हूं मोटर के केस में, तो मोटर के केस में मैं अलग अलग पावर फैक्टर पे पहले तो पावर फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए करंट को राइज करके देखता हूं और फिर पावर फैक्टर को भी बदलने के लिए, वेरी करने के लिए पॉसिबिलिटी छोड़ दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मोटर की बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर का केस अगर होगा, सिंक्रोनस मोटर का केस अगर होगा तो सिंक्रोनस मोटर के केस में आपको क्या दिखाई देगा। तो आपने कहा सर ये हमारे पास हो गया
जे एक्सेस, मोटर के केस में ये हमारी आई ए हो गई, ई एफ हो गया और टर्मिनल वोल्टेज वी हो गया। सो इसके लिए क्वेश्चन अगर लिखी जाए तो क्या लिखेंगे, ई एफ फेजर इज इक्वल टू वी फेजर माइनस ऑफ जे आई ए एक्सेस फेजर। अब आपने कहा सर अलग अलग पावर फैक्टर पे देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एट यूनिटी पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर हर समय यूनिटी मेंटेन करना है तो सिंक्रोनस मोटर के केस में क्या होगा, वी फेजर रेफरेंस ले लिया, मोटर का केस है बेटा, तो वी हमेशा ई ए से क्या करता नजर आएगा, लीड करता हुआ। ये हमने बना दिया लोकस ऑफ आई ए, लोकस ऑफ आई ए, ठीक है। सो आपने बोला सर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V फेजर माइनस ऑफ जे आई ए एक्सेस फेजर। बेटा प्लस जे आई ए एक्सेस फेजर ऊपर बनता है तो माइनस जे आई ए एक्सेस फेजर किधर बनेगा, नीचे। इसे मैं कंडीशन 1 लेते हुए आई ए 1 मान लेता हूं। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ई एफ 1। अब आपने कहा सर अगर मुझे आर्मेचर करंट को राइज करना था, आर्मेचर करंट को राइज करना है मतलब नई वैल्यू आर्मेचर करंट की हो गई IA2। अगर आर्मेचर करंट राइज करके नई वैल्यू हो गई IA2 और मुझे पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम मेंटेन करना है तो इसके लिए मुझे क्या राइज करना पड़ेगा, आपने बोला इसके लिए आपको रोटर की करंट को राइज करना पड़ेगा। रोटर की करंट को कितना राइज करना पड़ेगा, टू अ न्यू वैल्यू व्हिच गिव्स द वैल्यू EF2। तो आपने बोला सर अगर मैं आर्मेचर की करंट को राइज कर रहा हूं और पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन यूनिटी मेंटेन करना है तो मुझे क्या राइज करना पड़ रहा है, मुझे राइज करना पड़ रहा है फील्ड करंट। और ये मशीन, सेम मशीन कैन वर्क एज अ जनरेटर और मोटर, सो द सेम मशीन इज वर्किंग एज अ मोटर, सो अगेन यू विल गेट द सेम यूनिटी पावर फैक्टर कर्व। ओके, अब आपने कहा सर जैसे जैसे आप राइज करते जाओगे आर्मेचर करंट और अगर आपको पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम रखना है तो फील्ड करंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कर्व हल्का सा टिल्टेड नजर आ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं सेकेंड वन इज योर एट 0.8 पावर फैक्टर लैग। अगर मोटर के केस में 0.8 पावर फैक्टर लैग की बात की जाए तो अगेन मैं वी फेजर को रेफरेंस ले लेता हूं, वी एज अ रेफरेंस हो गया। अब आपने कहा सर यहां से हमारा लैगिंग का मतलब आईए जो है वो लैग कर रहा है वी से बाय एन एंगल फाई। सो अगर ये IA1 मान ले तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ जे IA1 एक्सेस और दिस विल गिव यू EF1 फेजर। अब अगर मान लीजिए मैं आर्मेचर करंट को राइज कर देता हूं टू अ न्यू वैल्यू ऑफ IA2। अगर आर्मेचर करंट को राइज कर रहा हूं और पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन सेम चाहिए तो इसके लिए ये कितना राइज हो जाएगा बेटा, JIA2 एक्सेस। ये कितना दे देगा बेटा, ये आपको नई वैल्यू देगा EF2। अब आपने कहा सर सिमिलरली अगर मुझे और ज्यादा आर्मेचर करंट को राइज करना है IA2 तो आप बोलोगे सर अब ये नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी JIA3 एक्सेस। फॉर द सेम IA आप कह सकते हो सर ये जो हमारा राइज कर रहा है ना इसके लिए फील्ड करंट क्या हो जाएगा, फिर से राइज करेगा EF3। पहले तो फील्ड करंट घटाना पड़ेगा और फिर बढ़ती हुई करंट के साथ फिर कैसा दिखाई देगा, राइज करता हुआ। तो पहले तो फील्ड करंट घटेगा, मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और फिर फील्ड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो आपने बोला सर 0.8 पावर फैक्टर लैग के लिए अगर यही मशीन देखा जाए तो जो जनरेटर का 0.8 पावर फैक्टर लीड का कर्व था वही इसके लिए क्या मिल रहा है, 0.8 पावर फैक्टर लैग का। तो आप कह सकते हो फॉर मोटर द सेम कर्व विल रिप्रेजेंट लैगिंग साइड इन केस ऑफ मोटर, लैगिंग पावर फैक्टर केस इन केस ऑफ मोटर। अगर मैं यही बात करूं एट 0.8 पावर फैक्टर, एट 0.8 पावर फैक्टर लीड। सो अगर मैं लीडिंग पावर फैक्टर की बात करूंगा तो ये आपका हो गया वी फेजर, ठीक है बेटा। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब ये आपके पास हो गया IA। तो अगर ये IA है तो आप बोलोगे सर JIA एक्सेस किधर होगा, इससे 90 डिग्री पे, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ JIA एक्सेस, IA1 है। तो आपने बोला सर यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास EF1 आ रहा है। अब अगर स्टेटर करंट को बढ़ाया जाए तो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए जो मुझे फील्ड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा। अब आपने कहा इससे 90 डिग्री पे है, ये आपकी नई वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी JIA2 एक्सेस, मतलब ये हो जाएगा EF2। सर वैसा ही बिल्कुल कर्व दिखाई दे रहा है जैसा 0.8 पावर फैक्टर लीड के केस में जनरेटर था। सेम मशीन को अगर मोटर और जनरेटर की तरह यूज कर रहे होंगे तो ये वाली साइड मोटर के लिए क्या कहलाएगी, मोटर के लिए वाली साइड कहलाएगी लीडिंग पावर फैक्टर साइड। यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड करंट को बढ़ा रहा हूं। क्यों बढ़ा रहा हूं, ताकि पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन क्या रख सकूं, सेम रख सकूं विद द इंक्रीज्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्मेचर करंट। ठीक, अब मैं इसके बजाय मैं अब क्या करता हूं कि मेगावाट को कांस्टेंट करते हुए मोटर के केस में एनालाइज करता हूं। तो मोटर के केस में अगर मेगावाट को कांस्टेंट रखा जाए और फिर फील्ड को बढ़ाया जाए तो स्टेटर करंट और पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा। मोटर के केस में अगर, सिंक्रोनस मोटर के केस में अगर मेगावाट को कांस्टेंट रखा जाए और एक्साइटेशन को बढ़ाया जाए तो उसका फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, आइए इस बात को समझते हैं। तो कांस्टेंट मेगावाट ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट मेगावाट, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एक्साइटेशन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट मेगावाट। सो अगर कांस्टेंट मेगावाट पे आप देखोगे तो सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करती नजर आएगी, ध्यान देना। ये आपका हो गया वी फेजर, ठीक है। ये आपने यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ले लिया IA, I am representing IA1 and this will be the
लोकस ऑफ आई ए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पावर फैक्टर मैंने लोकस ऑफ आई ए बना दिया, हर बार आई ए इसी पे बनाऊंगा, ठीक। ये आपका हो गया आई ए वन, ये हो गया लोकस ऑफ आई ए, ये हो जाएगा आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे माइनस ऑफ जे आई ए वन एक्सेस, तो बेटा ये आपको क्या दे देगा, ई एफ वन। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेगावाट को कांस्टेंट रखना, तो मेगावाट क्या होता है, VEF साइन डेल्टा, हमने अभी बात करी थी, ये जो दूरी है ये क्या बता रहा है, मेगावाट। तो ये मेगावाट एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है बेटा, लोकस ऑफ कांस्टेंट मेगावाट। अब आपने कहा सर अगर मैं रोटर की करंट को बढ़ाऊंगा, तो रोटर की करंट को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, EF प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स फाई के, जो कि प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के, जिसको हम बोलते हैं रोटर करंट। तो अगर मैं रोटर में डीसी करंट बढ़ा रहा हूं मतलब मैं फ्लक्स बढ़ा रहा हूं, फ्लक्स बढ़ा रहा हूं मतलब मैं EF बढ़ा रहा हूं। अगर मैं मेगावाट सेम रखा हुआ हूं, यानी मोटर के शाफ्ट का लोड नहीं बदल रखा, लेकिन मैं एक्साइटेशन को राइज करता हूं, तो एक्साइटेशन को राइज करने पर कहां पहुंच जाएगा, ठीक। आपने बोला सर अगर हम एक्साइटेशन को राइज करते हैं तो ये यहां मिल गया, इसका मतलब ये हमारा EF2 हो गया। अगर ये EF2 है इस टर्मिनल वोल्टेज के लिए, ये क्या हो जाएगा, JIA2 एक्सेस माइनस में। सो आपने बोला सर JIA2 एक्सेस इज 90 डिग्री टू द IA2, यहां से आप कह सकते हो सर ये वैल्यू जो है हमारी वो IA2 होगी। अब सर एक्सेस तो सेम है, इसका मतलब जब मैं एक्साइटेशन को बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है, स्टेटर करंट बढ़ रहा है और पावर फैक्टर किधर जा रहा है, लीडिंग की साइड। तो आपने बोला सर मान लेते हैं ये 0.5 पर यूनिट पावर पे ऑपरेट कर रहा था, ये 0.5 पर यूनिट पावर पे ऑपरेट कर रहा था, और 0.5 पर यूनिट पावर पे ऑपरेट करते हुए इतनी ही पावर मेंटेन रखी। तो ये 0.5 पर यूनिट पावर पे जो स्टेटर की करंट है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे इतनी है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्साइटेशन को राइज करते जा रहे हो, स्टेटर की करंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वही उतनी ही एक्टिव पावर के साथ स्टेटर की करंट बढ़ती जा रही है, और करंट किधर जा रही है, लीडिंग साइड में। तो ये वाली साइड जो थी वो यूनिटी के इस साइड क्या हो गया, मोटर के लिए लीडिंग साइड। यहां तक मेरी बात क्लियर है। आपने कहा सर अगर मैं एक्साइटेशन को घटाता हूं, तो एक्साइटेशन को घटाने का मतलब क्या हुआ, आपने नया एक्साइटेशन को कम कर दिया पुराने एक्साइटेशन से। तो जब आपने एक्साइटेशन को घटाया तो उसके लिए क्या घटाया होगा, रोटर करंट, रोटर करंट घटाया तो प्लस घटा, प्लस घटा तो EF घटा। अब नया वैल्यू EF का है EF3, तो अगर ये EF3 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है JIA3 एक्सेस विच इज 90 डिग्री टू द IA, 90 डिग्री टू द IA3 एट एन एंगल ऑफ phi 3। आपने बोला सर ये हमारा phi 2 पे था और ये हमारा phi 3 पे है। सो अब अगर हम देखते हैं तो बेटा हमें क्या नजर आ रहा है, आपने कहा सर स्टेटर करंट जो है 0.5 पर यूनिट पावर को देते समय स्टेटर करंट अगर हम इधर जाते हैं तो भी बढ़ रहा है, यानी एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो भी बढ़ेगा, एक्साइटेशन घटाते हैं तो भी बढ़ेगा। मिनिमम कहां पे होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे सर स्टेटर करंट मिनिमम होगा। तो इसीलिए ये जो कर्व है वो V के टर्म में दिखाई दे रहा है। इस साइड में क्या जाएगा, लीडिंग, और इस साइड में क्या आएगा, लैगिंग। तो आपने बोला सर ये अगर यूनिटी पावर फैक्टर है और ये अगर 0.5 पर यूनिट पावर है, तो 0.5 पर यूनिट पावर के समय ये मिनिमम फील्ड करंट है। अगर इससे आप फील्ड को घटाओगे तो स्टेटर करंट बढ़ने लगेगी और पावर फैक्टर हो जाएगा लैगिंग। अगर आप फील्ड करंट को बढ़ाते हो तो स्टेटर करंट फिर बढ़ने लगेगी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आपने बोला सर लीडिंग। सो द सेम कर्व इज यूज्ड फॉर द जनरेटर वी कर्व और फॉर द मोटर वी कर्व। अगर मैं यहां पर मोटर के लिए अलग से वी कर्व कर दूं तो सिंक्रोनस मोटर के लिए आप वी कर्व समझ सकते हो, IF वर्सेस IA कर्व। ये मिनिमम होगा कहां पे बेटा, यूनिटी पावर फैक्टर पे। अगर आप यूनिटी से इधर जाओगे तो भी इंक्रीज करेगा, इधर जाओगे तो भी इंक्रीज करेगा। ये मिनिमम कहां पे है सर, यूनिटी पावर फैक्टर पे स्टेटर करंट मिनिमम है। ये कितनी पावर की बात कर रहा हूं, 0.5 पर यूनिट पावर की। अगर आप पर यूनिट पावर राइज करते हो तो आपको कर्व ऐसा दिखाई देगा। स्टेबिलिटी लिमिट यहां पर भी है, आप मिनिमम कितना कर सकते हो एक्साइटेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्योरेटिकल स्टेबिलिटी लिमिट। आपने बोला सर मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, ये निर्भर करेगा स्टेबिलिटी लिमिट पे, जो कि आपने कहा सर प्रैक्टिकली ये वैल्यू डेल्टा कितनी होती है, 75 डिग्री, थ्योरेटिकली 90 डिग्री। तो ये हमने स्टेबिलिटी का ये खींच दिया कि आप इससे कम फील्ड करंट को नहीं कर सकते। यहां तक मेरी बात क्लियर है। सो दिस विल बी द वी कर्व। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा जी, अगर इस वी कर्व को देख रहे हो तो आपको इनवर्स वी कर्व भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इनवर्स वी कर्व भी मैं देख लेता हूं, पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा सर अगर इस मोटर की बात की जाए तो इनवर्स वी कर्व इज द कर्व बिटवीन पावर फैक्टर एंड, चलिए पावर फैक्टर और उसको मैं अलग से दिखाता हूं। ये वी कर्व समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा ऑल्टरनेटर 0.5 पर यूनिट पावर पे ऑपरेट कर रहा था, लीडिंग पावर फैक्टर, सिंक्रोनस जनरेटर 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे ऑपरेट कर रहा था, एक्टिव पावर 0.5 पर यूनिट दे रहा। अगर एक्टिव पावर को सेम रखा जाए और एक्साइटेशन को घटाया जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा, स्टेटर करंट पहले तो घटेगी, पावर फैक्टर इंप्रूव होकर यूनिटी पे जाएगा और फिर स्टेटर करंट बढ़ने लगेगी, पावर फैक्टर किधर चला जाएगा, आपने बोला सर लीडिंग साइड में चला जाएगा जनरेटर के। तो यहां पे भी आप वही सारी चीजें देख सकते हो जो मैंने आपको इफेक्ट यहां पर समझाया था। तो आपके पास जनरेटर का भी है और मोटर का भी है। हालांकि आप हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करना वो इससे करना इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द वी कर्व, हाउएवर यू कैन ऑब्जर्व द वी कर्व। ओके, अगर मैं बात करता हूं इनवर्स वी कर्व की, तो इनवर्स वी कर्व क्या है? वी कर्व समझ में आया है बेटा? इस टॉपिक को एक से ज्यादा बार देखिएगा, ठीक है। वी कर्व के बाद अब आप बात करते हैं इनवर्स वी कर्व की। तो अगर हम इनवर्स वी कर्व की बात करें तो इनवर्स वी कर्व इज द कर्व बिटवीन
पावर फैक्टर, इनवर्स वी कर्व इज द कर्व बिटवीन पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। फील्ड करंट को बढ़ाने या घटाने पे पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ता है उसे बताता है इनवर्स वी कर्व। तो चलिए इनवर्स वी कर्व की बात मैं कर लेता हूं, क्योंकि ये दोनों डायग्राम यहां पहले से ही बने हुए हैं, तो इनवर्स वी कर्व देखना थोड़ा आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स वी कर्व इज द कर्व बिटवीन पावर फैक्टर एंड अ फील्ड करंट। ये हो गई हमारी फील्ड करंट बेटा, ये हो गई हमारी पावर फैक्टर यूनिटी पावर। मैक्सिमम पावर फैक्टर कितना होगा? आपने बोला सर मैक्सिमम पावर फैक्टर पॉसिबल है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर 1 आपका मैक्सिमम पॉसिबल है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब मान लीजिए हमारी मशीन 0.5 पर यूनिट पावर पे चल रही थी, 0.5 पर यूनिट पावर पे चल रही थी एज अ जनरेटर। हमारी मशीन चल रही थी 0.5 पर यूनिट पावर पे एज अ जनरेटर, ठीक है, और हमने कहा कि वो यूनिटी पावर फैक्टर पे थी। अब अगर मैं फील्ड करंट को राइज करता हूं तो क्या बढ़ेगा? ईएफ बढ़ेगा। अगर मैं फील्ड करंट को राइज करता हूं तो पावर फैक्टर क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। किस साइड में डिक्रीज करता जाएगा? आपने बोला सर ये लैगिंग की साइड में डिक्रीज करता जाएगा। अगर आप मेगावाट को कांस्टेंट रखते हैं और पावर फैक्टर और एक्साइटेशन को घटाते हैं तो भी पावर फैक्टर घटेगा। और पावर फैक्टर किधर घटेगा? आपने बोला सर पावर फैक्टर घटेगा लीडिंग की साइड। तो आपने कहा सर अगर मान लीजिए ये यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है तो यहां पर फील्ड करंट, इस पर्टिकुलर फील्ड करंट पे ये यूनिटी पे ऑपरेट कर रहा है। अब अगर आप फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर घटेगा, अगर आप फील्ड करंट घटाते हैं तो भी पावर फैक्टर बढ़ेगा, घटेगा। आपने बोला सर ये किस साइड घटेगा? ये यूनिटी का है, तो इधर वाली साइड क्या है? जनरेटर के लिए आप कह सकते हो सर ये वाली साइड है लैगिंग की, क्योंकि अगर आप एक्साइटेशन बढ़ाते हो तो पावर फैक्टर घटेगा किस साइड में? लैगिंग की साइड। और जनरेटर के लिए अगर आप बात करें तो ये वाली साइड है लीडिंग की। सेम मशीन मैन ऑपरेटिंग एज अ मोटर की बात करते हैं। जब यही मशीन मोटर के रूप में चल रही होगी, जब यही मशीन मोटर के रूप में चल रही होगी तो यूनिटी पावर फैक्टर पे सर स्टेटर की करंट मिनिमम होगी, पावर फैक्टर यूनिटी है। अब आपने अगर एक्साइटेशन को बढ़ाया यानी फील्ड करंट को बढ़ाया तो क्या होगा? पावर फैक्टर सर खराब होगा, यूनिटी से कम होता जाएगा। जैसे जैसे जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आप वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। और किस साइड में खराब होता जाएगा? लीडिंग की साइड में। तो अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर का ये वाला साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोटर का ये वाला साइड रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग। और मोटर का ये वाला साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपने कहा सर अगर एक्साइटेशन को कम भी करेंगे, ये EF1 है, EF2, EF3 ये कम करते जाएंगे तो भी क्या होता जाएगा सर? पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। आप पावर फैक्टर किस साइड में खराब होता जाएगा? लैगिंग की साइड में। तो आप कह सकते हो मोटर के लिए ये वाली साइड क्या है? लैगिंग। इसको इनवर्स वी कर्व इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर भी मिनिमम किस पे है? आप कह सकते हो पावर फैक्टर सबसे अच्छा किस पे है? यूनिटी पे। और अगर आपने एक्साइटेशन को बढ़ाया यानी फील्ड करंट को बढ़ाया तो भी पावर फैक्टर घटना है, फील्ड करंट को घटाया तो भी पावर फैक्टर घटना है। अच्छा मान लीजिए हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे ही ऑपरेशन चल रहा है और मैंने क्या किया? फील्ड करंट को बढ़ा के अभी भी यूनिटी पे ही रखा, तो आप बोलेंगे ये जो एक्साइटेशन EF4 है वो EF1 से ज्यादा है। यानी अभी जो मशीन हमारी है वो 0.5 पर यूनिट पावर पे चल रही है। अगर हम इस मशीन को मान लीजिए अभी हमारी मशीन चल रही है 0.5 पर यूनिट पावर पे और अब मैं इसे चलाना चाहता हूं 0.75 पर यूनिट पावर पे, यानी एक्टिव आउटपुट पावर मैंने बढ़ा दिया। तो एक्टिव आउटपुट पावर अगर मैंने बढ़ा दिया तो सेम यूनिटी पावर फैक्टर विल ऑब्टेन एट हायर फील्ड करंट। सो आपने बोला सर अब जो फील्ड करंट होगी वो हायर फील्ड करंट पे आपको यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा, यानी 0.75 पर यूनिट पावर के लिए इस वाली फील्ड करंट पे आपको यूनिटी मिलेगा। अब अगर आपने यहां पर राइज किया या फॉल किया तो फिर यही आपका डाउन आएगा। अक्सर स्टूडेंट सोचता है इनवर्स वी कर्व का मतलब इसी के नीचे बनाते जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 पर यूनिट पावर की बात की तो 1 पर यूनिट पावर पे कहां चला जाएगा? 1 पर यूनिट पावर की अगर बात की जाए तो यही 1 पर यूनिट पावर पे आपको यहां नजर आएगा। ये आपने कहा सर क्या हो रहा है? सेम पावर फैक्टर पे मैं क्या इंक्रीज करता जा रहा हूं? मैंने सेम पावर फैक्टर रखा है और मैं EF को राइज कर रहा हूं। EF को राइज क्यों करना पड़ रहा है? आपने बोला सर ज्यादा मेगावाट की पावर ये दे रहा। सेम अगर मोटर का भी केस है तो ये आपका EF1 है, अगर आपको EF4 तक चाहिए तो आप बोलोगे सर सेम यूनिटी पावर फैक्टर पे जो फील्ड करंट चाहिए होगी वो पहले से ज्यादा चाहिए होगी। तो ये सारी जो पोजीशंस हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए फील्ड करंट है और पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर पे जो फील्ड करंट मिल रही है उस पॉइंट से अगर आप फील्ड करंट को घटाते या बढ़ाते हैं तो दोनों ही सूरतों में आपका पावर फैक्टर घटेगा। किस साइड घटेगा ये आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर मिनिमम कितना फील्ड करंट कर सकते हैं? ये निर्भर करता है बेटा स्टेबिलिटी लिमिट पे। सो यहां पे मैंने स्टेबिलिटी लिमिट बना दी। ये स्टेबिलिटी लिमिट पे निर्भर करता है कि हम मिनिमम कितना फील्ड करंट कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? सो ये आपके पास जो मैंने बनाया है इस कर्व को हम लोग बेसिकली कहते हैं इनवर्स वी कर्व। सो इनवर्स वी कर्व और वी कर्व दोनों ही मैंने जो सोर्स है आपको सोर्स समझाया है। ये दोनों डायग्राम अगर आपको समझ में आते हैं तो आपके लिए वी कर्व और इनवर्स वी कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार, हमने सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार पे ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था। आई एम होपिंग